गुड आफ्टरनून, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज की ये जो वीडियो है ये है जी ईयू सेटलमेंट के हवाले से है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं स्टिल हमें कॉल्स करते हैं या ऑफिस में आते हैं, अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं, फिर पूछते हैं जी कि क्या मैं ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो मैं स्टिल फाइल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं और वजह बताऊं कि क्या आप ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन स्टिल कर सकते हैं कि नहीं। सो देखिए, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली जो है होम ऑफिस की जानब से एक उन्होंने कहा हुआ है कि जी कि कौन लोग जो हैं वो स्टिल वाई आर यू अप्लाइंग टू द ईयू सेटलमेंट स्कीम आफ्टर द डेडलाइन, जो है कि डेडलाइन के बाद जो है तब भी आप क्यों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो डेडलाइन थी दैट वाज दी 30 जून 2021 जो था, ग्रेस पीरियड के साथ 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन उसको ग्रेस पीरियड के साथ इसका 30 जून 2021 कर दिया गया। और उसके बाद अभी ये होम ऑफिस की जानब से स्टिल आप ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर आप की रीज़न जो है वो ये आती है। इसमें चिल्ड्रन और अगर यंग पीपल की अगर हम बात करें तो उसमें ये आता है कि अगर आप चाइल्ड थे, अगर आप बच्चे थे और आपको क्लियरली पता ही नहीं था कि जी कि आपने जो है वो ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो है वो टाइम पे फाइल करनी है। चाइल्ड से मुराद ये है कि आप अंडर 18 थे। और उसके बाद आ गया कि एंड माई पेरेंट और द गार्डियन डिड नॉट अप्लाई फॉर मी, और आपके जो गार्डियन थे, लेट से अगर आप अपने अंकल के साथ थे, आंटी के या किसी ऐसे फैमिली रिलेटिव्स के साथ थे कि उन्होंने आपका अप्लाई नहीं किया, या आप अपने पेरेंट्स के साथ थे तो उनको भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने आपका जो है वो इंडिपेंडेंट ईयू सेटलमेंट आपकी करवानी है। सो आप लेकिन आपके पास बचने का ऑप्शन ये है कि आप जो थे द टाइम जिस वक्त ये डेडलाइन आई है ईयू सेटलमेंट की, आप जो थे वो अंडर 18 आते थे। अच्छा, उसके बाद एक सेकंड इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आई वॉज चाइल्ड इन अ केयर, मैं चाइल्ड था, बच्चा था, लेकिन मैं केयर में था, ओ द केयर लेवल बिफोर द डेडलाइन, कि आपकी ऐसी सिचुएशन थी कि आप अथॉरिटी डिड नॉट अप्लाई फॉर जो है आपके लिए यू सेटलमेंट अप्लाई ना कर सकते, जैसे आप हॉस्पिटल में थे, जैसे अगर आपके की कोई ऐसी कंडीशन थी कि आप उनके सिस्टम के ऊपर थे कि जी कि आपको केयर की ज़रूरत है और आप जो था अपनी केयर में लगे हुए थे और डिपार्टमेंट्स जो थे उन्होंने आपका अप्लाई नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्शन सेकंड ये आ जाते हैं कि डिसेबिलिटी के हवाले से है कि अगर कोई बंदा डिसेबल था, उसको डिसेबिलिटी इस टाइप की थी या इल हेल्थ थी। इल हेल्थ से मुराद ये होता है कि उनकी हेल्थ जो थी वो उनको इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो जो था वो टाइम के ऊपर अपना ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते, और मेंटली कैपेसिटी टू दी अप्लाई फॉर दी ईयू सेटलमेंट, या उनकी जहनी तौर पे कफ़ियत ऐसी थी, कोई बंदा डिप्रेशन में था, कोई बंदा मेंटली अपसेट था इस तरह का कि वो ऑन टाइम जो है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सका। सो देन जो है फिर भी आप स्टिल अभी भी एप्लीकेशन जो है ईयू सेटलमेंट की अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटली जो है वो कैपेसिटी जो होती है उसके लिए आपको ऑब्वियसली एविडेंस जो होती है, एविडेंस तो खैर सभी पॉइंट्स में देनी लाजमी है, लेकिन एविडेंस के ऊपर मैं फिर किसी दिन वीडियो अपलोड करूँगा। आज सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि जी कि कौन लोग जो है स्टिल एप्लीकेशन जो है ईयू सेटलमेंट की फाइल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया कि आई वॉज अनएबल टू अप्लाई फॉर अ डेडलाइन ड्यू टू माई केयर और स्पोर्ट नीड, आपको स्पोर्ट की ज़रूरत थी लेकिन आप उस वजह से मुख्तलिफ अपनी टाइमिंग की वजह से जो था वो अपनी ईयू सेटलमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक और ये रीज़न बड़ी आ जाती है, प्रैक्टिकल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल और कंपैशनेट रीज़न जो है, ये प्रैक्टिकल और कंपैशनेट रीज़न जो है ये मैं समझता हूँ ये आजकल के जो लोगों की सिचुएशन है उसके मुताबिक बड़ी ये राइट उसमें आती है। आई वॉज अनएबल टू अप्लाई बाय द डेडलाइन फॉर अ रीज़न कनेक्टेड विद अ मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये उसमें एक रीज़न आ सकती है। फिर आई वॉज अनएबल टू अप्लाई फॉर डेडलाइन बिकॉज आई एम एंड और आई वॉज इन अब्यूसिव फॉर कंट्रोलिंग रिलेशनशिप और सिचुएशन, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो था जिनके साथ आप रहते थे उनका आपके साथ बड़ा अब्यूसिव किस्म का रवैया था, बड़ा आपके साथ रूड किस्म का रवैया था, या वो आपको कंट्रोलिंग उनका बिहेवियर था आपके साथ, या आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि उनके साथ रहते हुए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते थे कि क्योंकि उन्होंने आपको आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, उन्होंने आपको कंट्रोल इस तरीके का किया हुआ था कि आप ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो थी वो फाइल ही नहीं कर सके। अच्छा, फिर एक और इसमें बड़ा एक अहम पॉइंट है कि आई वॉज अनअवेयर ऑफ अ रिक्वायरमेंट टू अप्लाइंग फॉर अ डेडलाइन, आपको पता ही नहीं था, रहते आप इसमें
ब्रेक्सिट से पहले के यूके में थे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई ये ब्रेक्सिट हो गया, ये ब्रेक्सिट है क्या, ये ईयू सेटलमेंट क्या होती है, इसमें क्या मैं यूके में ऑलरेडी रहता हूँ, क्या मुझे अप्लाई करना भी लाजमी है कि नहीं। सो इट कुड बी एनी रीज़न जो है। फिर उसके बाद एक और इसमें पॉइंट आ जाता है जी, आई हैव लिव्ड इन द यूके फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिड नॉट रियलाइज आई नीड टू अप्लाई। कि आपको पता ही नहीं है कि हमें अप्लाई भी करना। आप तो मैंने कई सालों से यहाँ भी यूके में थे, आप समझते हैं जी यूके में रहते हैं, सो यूके आप ही का होम कंट्री है, सो आपने यू नेवर एवर अप्लाइड जो है। अच्छा, उसके बाद है कि आप ये जो आ रहा है जी आईटी स्किल जो थे आपको, यहाँ आपको पता ही नहीं है ये कैसे अप्लाई करना है। सो उसमें खैर वो पूछ सकते हैं आपसे कि क्यों आपने किसी से बाहर से हेल्प क्यों नहीं ली, लेकिन ये होम ऑफिस की जानब से ही कहा गया है कि इफ़ यू हैव अ लैक ऑफ आईटी स्किल्स और एक्सेस और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टू अप्लाई बाय द डेडलाइन जो है, देन स्टिल जो आपको प्रूव करना पड़ेगा एंड देन यू कैन अप्लाई। आई वाज अनएबल टू अप्लाई बाय द डेडलाइन ड्यू टू इश्यूज ऑफ एसोसिएटेड विद द कोविड पैंडेमिक जो था उसकी वजह से, कोविड की वजह से आप सिक पड़ गए, बीमार थे कि आप उसको चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके। अच्छा, एक और इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिजन में थे, अगर आप जेल में थे, तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था कि आप जो है वो ईयू सेटलमेंट अप्लाई कर सकें। अब आपकी जो वो प्रिजन है जो वो ख़त्म हो गई, अब आप बाहर आए हैं, तो अब आप समझ रहे हैं आप ओवर स्टे हैं, इलीगल हैं, तो आप स्टिल जो है यो ईयू सेटलमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। आई वॉज अनएबल टू अप्लाई बाय अ डेडलाइन ड्यू टू अनदर प्रैक्टिकल कंपैशनेट रीज़न। ये इसमें आ रहा है जी प्रैक्टिकल और कंपैशनेट, कोई ऐसी ख़ास रीज़न है, कोई ख़ास वजह है जो आप ही को पता है कि जी क्यों आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इमिग्रेशन स्टेटस के हवाले से भी इसमें ईयू सेटलमेंट की आ रही है कि माई बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर्ड आफ्टर द डेडलाइन एंड आई वॉज नॉट अवेयर टू आई नीड टू अप्लाई बाय। आपका कार्ड जो था एक्सपायर हो गया, अब आपको पता ही नहीं है कि जी के मुझे ईयू सेटलमेंट की जो थी सेटलमेंट की एप्लीकेशन फाइल करनी है या ईयू सेटलमेंट जो है उसको आगे कंटिन्यू करना है। आई एम एग्जाम्प्ट फ्रॉम इमिग्रेशन कंट्रोल। आप ये समझ रहे थे कि जी कि आप तो इमिग्रेशन कंट्रोल से ही एग्जाम्प्टेड है। आई एम अप्लाइंग विद इन 90 days ऑफ सीजिंग टू बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम इमिग्रेशन कंट्रोल जो आ गया। आई सीज टू बी एग्जाम्प्ट बाय immigration control more than 90 days and there is a reason I did not apply to the scheme within the 90 days जो है ये उसका ये ऑप्शन आ रहा है। I have indefinite leave to enter or remain under another route, किसी और रूट से थे आप, and was not aware I could apply जो है EU सेटलमेंट स्कीम। किसी और वीज़े पे भी तो लोग होते हैं, लेकिन टेक्निकली जो था वो रूट उनका यही बनता था। माई लिमिटेड लीव टू रिमेन अंडर द अनदर रूट हैज़ एक्सपायर्ड एंड देयर इज़ अ रीज़न आई डिड नॉट अप्लाई टू द स्कीम बिफोर each date. My EEA family permit application was not determined until after the deadline जो है। फिर उसके बाद आ गया देयर इज, अच्छा कोई वजह नहीं है वहाँ पे इस उनके जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें कहीं पे कोई क्लॉज नहीं लिखी हुई, सो स्टिल एक ऑप्शन उसमें आ जाता है कि देयर इज़ अनदर रीज़न कनेक्टेड विद द इमिग्रेशन स्टेटस वाई आई डिड नॉट अप्लाई बाय द डेडलाइन जो है। फिर भी आप उसको उसके अंडर जो है वो अपनी स्पेशल क्रिएट करके रीज़न जो है उनको दे सकते हैं कि ईयू सेटलमेंट की एप्लीकेशन जो थी वो आपने क्यों टाइम पे अप्लाई नहीं की और ये क्यों अब आप क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड क्या ईयू सेटलमेंट की ये जो एप्लीकेशन जिसका आज हम मेंशन में इसमें कर रहे हैं कि व्हाई आर यू अप्लाइंग टू द ईयू सेटलमेंट स्कीम आफ्टर द डेडलाइन, क्या ये ऑप्शन इज़ ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द यूके और आउटसाइड द यूके एज वेल। सो द आंसर इज़ अवेलेबल फॉर बोथ, दोनों जगह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूके के अंदर से रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट इनसाइड द यूके एंड यू आर लिविंग आउटसाइड द यूके, इनमें से देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, स्टिल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखिए इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम कि जी आप कहें जी कि हम वो ऑप्शन दे रहे हैं, हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो जी फौरी तौर पे आपकी एक्सेप्टेंस आएगी, लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं। आप रिफ्यूज़ल के बाद आपको AR का राइट दे सकते हैं जिसको एडमिन रिव्यू कहा जाता है, आपको अपील का राइट दे सकते हैं। सो इन बोथ केसेस जो है देन यू हैव टू प्रूव कि आप कौन सी स्टेज के ऊपर जाते हैं। क्या उन्होंने अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया है और आप समझते हैं कि वो अब आपको कह रहे हैं कि जी क्या नो यू इफ़ यू हैव अ फ्रेश एविडेंस जो अगर आपके पास, या आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए या वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन अब आपके पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद हैं जिसको आप समझ रहे हैं कि जी के मुझे बेटर यही है कि मैं AR पे जाने की बजाय या अपील पे जाने की बजाय मैं इनको फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से फाइल कर दूं विद अ न्यू एविडेंस, तो देन होम ऑफिस विल डिसाइड। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी ये एक दो मरतबा आप कर बैठे हैं, आपने ऑलरेडी फ्रेश एप्लीकेशन दी, फिर वो रिफ्यूज़ होगी, सेकंड टाइम दी फिर रिफ्यूज़ होगी, अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आप क्या करें, तो बेटर यही है कि देन यू कैन
गो फॉर अपील जो है, अपील के ऊपर जो है आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको आपके पास एविडेंस का होना जो है वो लाजमी है। सो हमसे मिलना चाहें, मैं जो है ब्रैडफर्ड में होता हूँ जी, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये एप्लीकेशन आउटसाइड द यूके कर रहे हैं तो अब आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमसे फ़ोन के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, लीगल एडवाइस जो है वो फ़ोन के ऊपर ले सकते हैं। और अगर जो है वो फ़ोन एडवाइस के बाद अगर आप सेटिस्फाई हों कि हमने आपकी एप्लीकेशन करनी है, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स हम आपसे थ्रू ईमेल जो है या व्हाट्सएप के ऊपर भी ले सकते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा, हमारा ऑफिस जो है वो फ़ोन एडवाइस के फ़ेस टू फेस या फ़ोन कॉल के जो है हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं जी। और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।